हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जी के गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, आइसोस्टेसी या समस्थिति या भू स्थिति, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आइसोस्टेसी या के बारे में, समस्थिति की, इसका नाम हिंदी में बोलते हैं समस्थिति, तो समस्थिति के बारे में हमने पिछले लेक्चर में प्रॉट महोदय के मत का अध्ययन किया था। आज इसी समस्थिति के बारे में एक और विद्वान हैं, ब्रिटिश विद्वान हैं एरी, उनके मत का करेंगे। एरी जो थे वो एक ब्रिटिश खगोलवेत्ता थे और इन्होंने भी 1859 में जो हिमालय के आकर्षण के संदर्भ में कल्याण और कल्याणपुर दो जगहों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था हिमालय के आकर्षण के संबंध में, उस बारे में अपनी मत रखा है। और उन्होंने ये बताया कि जो इसका आंतरिक भाग है हिमालय का, जैसा कि प्रॉट महोदय ने बताया था कि वो आंतरिक खोखला है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिमालय का आंतरिक भाग जो है वो खोखला नहीं हो सकता, क्योंकि इसको और इनके अनुसार जो कम सघन शैलें से निर्मित जो भूपटल है और अधिक सघन शैलों से निर्मित अधस्तर, यानी जैसे जो सब सब्सट्रम के ऊपर तैरता है, अर्थात इस प्रकार हिमालय जो है वो बाहरी मैग्मा में तैर रहा है। आगे उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विभिन्न स्थल रूपों सहित जो भूपटल अधस्तर में केवल तैर ही नहीं रहा है, अपितु उसमें काफ़ी गहराई तक अंदर धंसा हुआ है। इन्होंने भी एक जो प्लवनशीलता का सिद्धांत है, जैसे पहले बताया था आपको, आर्किमिडीज के सिद्धांत को उन्होंने भी अपने अध्ययन में महत्व दिया। और उनके अनुसार कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो केवल उसका 1/10 भाग ही ऊपर दिखाई देता है बर्फ़ को पानी के, जबकि उसका 9 जो भाग है, 90% भाग उसका वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जो स्थलखंड है हिमालय है, हिमालय भी केवल ऊंचाई दिख रही है, उससे लगभग 9 गुना वो पानी के अंदर, वो ज़मीन के अंदर है। क्योंकि इन्होंने जो संतुलन की जो संकल्पना दी वो प्लवनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के इस सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई कोई वस्तु अपने नीचे के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान को हटा देती है। और इस प्रकार जब मैं अभी जैसे बताया था कि कोई भी तैरती हुई जो हिमशिला है या बर्फ़ है का टुकड़ा है, वो केवल उसका एक भाग जल के ऊपर दिखता है और जो 9 भाग है उसका वो जल के अंदर रहता है। इसी प्रकार जो भूपटल पर जो भी स्थल रूप है वो अपना ऊंचाई का 9 गुना वो आधा स्तर के अंदर धंसे हुए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये जो हमारी समस्थिति की जो संकल्पना थी और जो मुख्य बिंदु था अध्ययन का कि हिमालय अपनी जो आकर्षक शक्ति है उसका पूर्ण उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने यही कहा था कि इसलिए नहीं कर पा रहा पूरा उपयोग क्योंकि हिमालय की जो कम झुकाव, जो हिमालय को साहुल रेखा का जो कम झुकाव था हिमालय की तरफ, उसके कारण ऊंचे पर्वतों के नीचे अपने नीचे काफ़ी जगह तक जो घने बेसाल्ट जो है उसको हटा दिया है। इनका जो मुख्य जो एक निष्कर्ष था उसको आप लिख सकते हैं, भले जो इनका मुख्य निष्कर्ष था वो ये था कि साहुल रेखा का जो हिमालय की ओर कम झुकाव है इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने ऊंचे पर्वतों में अपने नीचे काफ़ी क्षेत्र के घने बेसाल्ट पदार्थों को हटा दिया है। ठीक है ना। तो एरी ने आगे जैसे प्रॉट ने अपने मत को समझाने के लिए उदाहरण दिया था, ऐसे ही एरी ने भी अपने जो उनका जो मत था उसको समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या किया कि अपने मत के लिए एक समान घनत्व वाले किंतु विभिन्न ऊंचाई वाले, यानी कि इनका घनत्व समान था परंतु ऊंचाई अलग अलग थी।
ऐसे लोहे के टुकड़े लिए और उनको पारे में डुबो दिया। ठीक है, जो लोहे की छड़ थी, लोहे की छड़ मान लो, वो छड़ जो हो सकती है लोहे की छड़, लोहे के कोई टुकड़े, किसी भी तरह के टुकड़े आप मान सकते हो, उन टुकड़ों को लेकर के और एक पारे से भरे टब में डुबो दिया। तो क्या हुआ, ये जो टुकड़े थे वो अपने आकार के अनुसार, ठीक है ना, जैसा आकार था उस हिसाब से भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। और लास्ट में ये देखने में आया कि जो अधिकतम उभरा हुआ टुकड़ा था, यानी जो सबसे ऊपर निकल, जो टुकड़ा सबसे ऊपर उठा हुआ था, वो अधिकतम गहराई तक धंस गया। ठीक है ना। और इस प्रकार यही व्यवस्था जो उन्होंने फिर स्तरखंडों पर लागू की कि जो स्तरखंड धरातल से सबसे ऊपर है, चाहे हिमालय है, तो जो भी धरातल से ऊपर उठा हुआ स्तरखंड है, जितना ऊंचा उठा हुआ है उससे ज़्यादा वो अंदर धंसा हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत के बात कही और ये बताया कि जो हिमालय का जो साहुल का पिंड का जो कम झुकाव है हिमालय की तरफ, उसका प्रमुख कारण यही था कि जो हिमालय ने जितना ऊंचा उठा हुआ है और उसको हिमालय ने अपने नीचे उसी ऊंचाई के 9 गुने अनुपात में नीचे तक जो वो मेंटल सामग्री है जो अपेक्षाकृत भारी होती है उसको हटा दिया है, और इस कारण वो कम आकर्षण था। तो ये एक पर्यटक की तुलना में जो एरी का मत है, अगर इन दोनों के कभी कभी आपको क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जाता तो क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाता है कि समस्थिति के बारे में जॉर्ज एरी और प्रॉट के मतों का प्रस्तुत कीजिए। पर कभी कभी आपको तुलना भी करवा लेता है कि दोनों के मतों की तुलना कीजिए। तो एक ये तुलना में बात की जाए तो जो एरी का मत है वो सत्यता के काफ़ी निकट हम इसको मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ठीक लगता है। पर तब ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इसमें भी दोष है। और दोष क्या है कि इन्होंने बताया है कि प्रत्येक जो ऊंचा उठाव भाग है वो अपनी ऊंचाई के अनुसार गहराई की ओर जड़ रखता है। अर्थात जितना भाग, जो विभाग जितना ऊंचा उठा हुआ है वो उससे लगभग 9 गुना गहरा अंदर धंसा हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जितना ऊंचा उठ हुआ धरातल पर, लगभग 30,000 फीट मानते हैं इसकी पन ऊंचाई, 30,000 फीट मान लेते हैं। तो 30,000 गुणा 9 अर्थात लगभग 2,70,000 फीट इतनी गहराई पर ये अंदर भी धंसा हुआ होगा। और दूसरी तरफ हम क्या मानते हैं कि भूपटल पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। बेपन जो तापमान पहले चैप्टर पढ़ा था अपन ने भूपटल के अंदर आंतरिक संरचना, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम धरातल से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो इसके अनुसार हिमालय की जड़ कितनी है, पहुँच रही है एरी के हिसाब से 2,70,000 फीट गहराई पर। तो वहाँ पर सेल हैं, इतना तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा इस हिसाब से कि जो सेलों का जो द्रवणांक है, यानी जिस तापमान पर सेलें द्रवित अवस्था में हो जाती हैं वो उससे कई गुना अधिक हो जाएगा। और इसलिए ये किसी हद तक सत्य प्रतीत नहीं होता कि हिमालय की गहराई इतनी अधिक हो सकती है। परंतु फिर भी क्योंकि ये एक इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य रहा तो ये रहा कि जॉर्ज एरी और प्रॉट, इनके मतों ने आने वाले जो विद्वान हैं उनके लिए इस दिशा में काम करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उनको एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग प्रशस्त किया कि हाँ आप भी इस प्रकार के अध्ययन किया जा सकता है। और आगे इनके बाद अनेक विद्वान हुए, जैसे डटन हुआ, हेफोर्ड वो भी हुए, ऐसे ही होम्स हुए। इन्होंने फिर अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से इस समस्थिति का, पृथ्वी की जो समस्थिति है इसका अध्ययन किया। हालांकि आपको कोर्स में केवल
एरी अपलॉट, ये दो को ही पढ़ना है आपको, ये दो ही आपके कोर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट। थैंक यू।